Cold Lava Studio. Welcome to your new beginning. पितृपक्ष ऐसी प्रथा है जो करोड़ों सालों से भारत में मनाई जाती है। अपने पूर्वजों को याद करते हुए अनेक प्रकार की श्राद्ध विधियां करी जाती है, अनेक प्रकार के दान धर्म भी किए जाते हैं। पर ये सब क्यों करते हैं, इसके पीछे के मतलब आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और आज के कंटेम्प्रेरी जमाने में आप इन विधियों को किस तरह से कर सकते हो, उसके मतलब, बिकॉज कई सालों में काफी सारी चीजों में चेंजेस आ चुके हैं। जो चीजें जिस मतलब से एक जमाने में शुरू हुई थी, कहीं ना कहीं उसके मतलब भी एक समय के बाद थोड़े से ऑल्टर होते हैं, कि मीनिंग्स भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो अभी के जमाने में उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और किस तरह से वो एनर्जीज आपको इम्पैक्ट करती है, किस तरह से आप कुछ रिचुअल्स करके अपनी लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और किसी भी तरह की नेगेटिविटी को किस तरह से निकाल सकते हो, ये आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं पितृपक्ष क्या है। पितृपक्ष भादो की पूर्णमासी से शुरू होकर अमावस तक होती है और आखिरी दिन को सर्वपितृ अमावस कहते हैं, जिस दिन अनेक प्रकार की श्राद्ध विधियां भी की जाती है। नाउ इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये दक्षिणायन का समय होता है, when the winds are changing, when the light is moving to a different dimension। इस फेज में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती है। अभी एक प्रकार से इस पीरियड को एक नेगेटिव पीरियड माना जाता है और अनेक प्रकार के पॉजिटिव चीजें या कोई भी शुभ काम इसमें नहीं किए जाते हैं। ये प्रथा करोड़ों सालों से आती है, लेकिन इसके पीछे का मतलब ये है कि बिकॉज द डेज आर शॉर्टर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर, टाइम फ्रेम्स की वजह से, और एक अर्थ जो एक चेंजिंग फेज में जाती है, एक बहुत ही डिप्रेसिंग या बहुत ही मेलंकोलिक फेज रहता है, जिसकी वजह से कहते हैं कि कोई भी अच्छे काम, कोई भी नए काम मत करो। और साथ ही साथ इस ट्रांजिशनिंग फेज को एक क्लेंजिंग फेज में तब्दील करते हुए फिजिकल क्लेंजिंग, एक स्पिरिचुअल क्लेंजिंग और एक इमोशनल क्लेंजिंग की जाती है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के फास्ट से, अनेक प्रकार की विधियों से, अनेक प्रकार के मंत्र जापों से, अनेक प्रकार के रिचुअल्स जैसे डोनेशन या किसी न किसी चीज से। सो लेट अस गो अहेड एंड एक्सप्लोर फ्यू ऑफ दीस थिंग्स। सबसे पहले इसका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस देखते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, इस पीरियड में रातें थोड़ी सी लंबी होती है और दिन थोड़े से शॉर्ट होते हैं, जिसकी वजह से सन एक्सपोजर बहुत कम होता है। नाउ सबको पता है सन एक्ट्स एज अ नेचुरल प्रोसाइड, जिसका मतलब है जितना कम समय हम सन को एक्सपोज होते हैं, उतनी ही एनर्जीज कम हमें मिलती है, बिकॉज ऑफ विच एक डिप्रेसिव फेज होती है। अगर आप बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हो जहाँ पे बहुत सारी बर्फ पड़ती है, नॉर्मली लोग डिप्रेशन के बारे में कंप्लेन करते हैं, बहुत मेलंकोलिक फेज कहे जाते हैं। अगर आप पोएट्री या पुरानी कोई लिटरेचर को भी पढ़ते हो तो उसमें भी ऐसे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं दैट विंटर्स आर समवेयर मेलंकोलिक एंड समर्स आर एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ जॉय एंड एनर्जी। इसी साइंस को लेते हुए ये जो फेज भादो मन का जो होता है, जिसको चातुर्मास का एक थर्ड फेज माना जाता है, इट इज अ फेज वेयर यू हैव लीस्ट एक्सपोजर टू द सन। इसीलिए इस फेज में जब पितृपक्ष को माना जाता है, ये एक ऐसा फेज है जहां आप बहुत सारे रिचुअल्स इस तरह से करते हो जहां पर आप अपने आप को फिजिकली, स्पिरिचुअली और इमोशनली क्लेंस करते हो और किसी भी तरह की नेगेटिविटी को दूर करते हो। पितृपक्ष के पीछे की भावना ये है कि आप किसी भी तरह की अनवांटेड एनर्जीज, किसी भी तरह की प्रीवियस एनर्जी से डिटैच हो जाओ। द फेज इज ऑफ डिटैचमेंट। अभी इसका मतलब क्या है? जस्ट टॉकिंग अबाउट अ साइंटिफिक फीचर, जिस तरह से हमारा बायोलॉजिकल डीएनए हमारे एंसेस्टर्स की लुक्स, हमारे एंसेस्टर्स की कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हम तक पहुंचाता है, और आगे की वंशज तक भी या आगे की पीढ़ी को भी अपने लुक्स देते जाता है, इसी तरह से एक स्पिरिचुअल डीएनए होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली या आपके जनरेशन में किसी न किसी को कोई नेगेटिव इंपैक्ट रहा होगा इमोशंस का, या कोई एक डिफिकल्ट फेज से गुजरा होगा, तो उसके इंपैक्ट कई बार उसके आगे वाले जनरेशंस भी दिखे जाते हैं। People carry the genetic memory of traumas from the past as well। इसी तरह से कहा जाता है कि स्पिरिचुअल कर्मा भी कोई ना कोई अपने साथ लेके जाता है। इस फेज में लोग दान करते हैं। इसके पीछे की भावना क्या होती है कि अगर मेरे पूर्वजों का कहीं पे उधार बाकी है, अगर मेरे पूर्वजों के कहीं ना कहीं पेंडिंग कर्मास है, तो मैं उनको पूरा करूं और मैं अपने आप को उस कार्मिक साइकिल से मुक्त कर दूं। उसी भावना से
ये कुछ रिचुअल्स बने हैं जहाँ पर आप किसी चीज को डोनेट करते हो या आप किसी के लिए कोई अच्छी चीज करते हो इस भावना से कि कोई भी पेंडिंग एनर्जी एक्सचेंज, कोई भी पेंडिंग कर्मास अगर मेरे पूर्वजों की वजह से मुझ पर आए हैं तो मैं ये सारी चीजें करके उनको खत्म कर देता हूँ। सेकेंड पार्ट, इमोशंस। कई बार लोग नेगेटिव इमोशंस कैरी करते हैं अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि माय पेरेंट्स वर नॉट गुड पेरेंट्स, या मेरे पेरेंट्स को मेरे लिए कुछ टाइम नहीं था। और कई बार हमें हमारे लाइफ टाइम में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है कि हम वो बातें शेयर करें, उन बातों को खत्म करें। और इफ इन केस कोई अपने पेरेंट्स को ऐसे सिचुएशन में खो देता है, ये सारी भावनाओं को अपने मन में रखते हुए, तो वो नेगेटिविटी अंदर ही अंदर उसको खाई जाती है। ये एक ऐसा फेज है जहाँ पे आप अलग अलग रिचुअल्स करके उन भावनाओं को मिटाते हो और उन भावनाओं से अपने आप को डिटैच करते हो। अभी इसी भावना को मन में रखते हुए अगर आप देखते हो बहुत सारे पुराने रिचुअल्स जो है बहुत ही साइंटिफिकली कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। बहुत सारे मंत्र उच्चार जो जाप किए जाते हैं इन विधियों के समय, they are sounds which open up certain energy centers of your body. ट्रॉमा सेंटर्स ओपन होते हैं, आपके कम्युनिकेशन सेंटर्स एनहांस होते हैं, एक अलग प्रकार की एनर्जी आपकी बॉडी में पैदा होती है और किसी न किसी से वही एनर्जीज क्लेंस करने में ये साउंड्स बहुत ही हेल्प करते हैं। दूसरी बात, सारे श्राद्ध विधि एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम पानी के आसपास किए जाते हैं। Why? Because water helps to release any kind of unwanted energies. जब आप पानी के आसपास बैठ के किसी भी तरह के नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालते हो तो पानी अपने साथ बाहर ले जाता है। The molecules of water are capable of carrying any kind of energy. That brings us to the law of energy. Energy cannot be created nor can it be destroyed. Energy हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है और यही साइंस लेके आप अपनी इमोशनल नेगेटिव एनर्जी को भी इस तरह से बाहर बहा सकते हो। अभी इसी के साथ साथ आता है फास्टिंग का रिचुअल। लोग फास्ट क्यों करते हैं? ना साइंटिफिकली देखी जाए, अगर आप किसी भी नेगेटिव इमोशन से गुजर रहे हो, किसी भी स्ट्रेस से गुजर रहे हो, तो सबसे पहले आपका एपेटाइट इंपैक्ट होता है, भूख नहीं लगती, या फिर खाना खाते भी हो तो वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है। इसीलिए श्राद्ध के समय स्पेसिफिक डाइट्स रेकमेंड किए गए हैं। अगर आप देखते हो इस पीरियड में लोग बहुत ज्यादा फास्टिंग करते हैं। क्यों? इससे एक तो आपकी बॉडी भी डिटॉक्स हो जाती है, सेकेंडली अगर कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी दुख से गुजर रहा है तो उनकी बॉडी को खाने का या खाना पचाने का एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना हो, इसलिए फास्टिंग के रिचुअल्स बनाए गए हैं। वेरी वेरी साइंटिफिक, वेरी वेरी कंटेम्पररी। इनके पीछे किसी भी तरह की अंधश्रद्धा, इनके पीछे किसी भी तरह की नॉनसेंसिकल रिचुअल्स नहीं थी, बट ये सारे रिचुअल्स, ये सारी प्रथाएं बहुत ही कैलकुलेटेड रही है। जब आप फास्ट करते हो सबसे पहले आपकी बॉडी हीलिंग मोड में चली जाती है। किसी भी तरह की स्ट्रेस, नेगेटिव इमोशंस भी हो, वो भी डिस्पेल करने में आपकी बॉडी तैयार हो जाती है और इसी तरह से आप अपने आप को बहुत अच्छे से हील कर पाते हो जब आप फास्ट करते हो। अभी मॉडर्न डे इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है, लोग कहते हैं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये करोड़ों सालों से इंडिया में पाला जाता है। अगर आप किसी भी तरह के स्ट्रेस, नेगेटिव इमोशन से गुजर रहे हो, फास्ट, डोंट ईट फूड। अगर आप किसी भी ट्रांजिशनरी फेज या बॉडी से हील हो रहे हो तो फास्ट, डोंट ईट एनीथिंग। वेरी वेरी साइंटिफिक, इजंट इट? पितृपक्ष में लोग गरीबों को खाना या कपड़े दान करते हैं, जानवरों को या पंछियों को खाना खिलाते हैं। इसके पीछे भी बहुत डीप रूटेड मीनिंग है। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा बायोलॉजिकल डीएनए जो है वो हमारे एंसेस्टर से अपनी इम्प्रिंट्स हम तक पहुंचाता है, उसी तरह से कार्मिक इम्प्रिंट्स भी हम तक आती है और उन्हीं कार्मिक इम्प्रिंट्स को क्लेंस करने के लिए हम उनके नाम से दक्षिणा किसी को देते हैं या हम उनके नाम से कुछ ना कुछ दान करते हैं। अभी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिचुअल्स मनाए जाते हैं। क्यों? बिकॉज जियोग्राफिकल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन दोस टाइम्स। अगर नॉर्थ में देखते हो वहां पे सेसमी सीड्स या मस्टर्ड सीड्स ज्यादा उगती थी, इसलिए नॉर्थ में मस्टर्ड या सेसमी दान करने की प्रथा है। साउथ में कोकोनट ज्यादा होते हैं, इसलिए साउथ में कोकोनट्स या राइस दान करने की प्रथा है। सो ये सारे जो रिचुअल्स हुए हैं बहुत ही प्रैग्मेटिक, बहुत ही प्रैक्टिकल थे उस जमाने में, लेकिन उन सभी के पीछे भावना एक ही थी कि किसी ना किसी वजह से अगर मेरे एंसेस्टर्स के कर्मा अगर मुझ पर आए हैं, अगर उनके कहीं कर्जे हुए, तो वो मैं इसकी या इस रिचुअल के थ्रू कंप्लीट करूं और उनके कर्जे मिटाकर मैं अपनी लाइफ आगे मूव ऑन कर सकूं।
कई बार अगर हमारे ऊपर कर्जा होता है तो हमारी लाइफ एक लूप में बन जाती है, एक प्रेशर बना रहता है, हम अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, हम अबंडेंस नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं। लेकिन इस रिचुअल को करने से आप वो नेगेटिव कर्मा कंप्लीट कर सकते हो और साथ ही साथ अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और एक गुड फॉर्च्यून एक्सपीरियंस कर सकते हो। दूसरी बात है जानवरों को और पंछियों को खाना खिलाने की, खास करके कौवों को। नाउ ऐसे माना जाता है कि आपके एंसेस्टर्स कौवे के फॉर्म में आपके घर पे आते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन वाकईहत में क्या होता है, crows from the ancient time are the cleaners of the society। किसी ना किसी तरह से वो कूड़ा कचरा खाकर आपके आजू बाजू के परिसर को हमेशा साफ रखते हैं। That's why crows have always played a very very important role। अभी अगर देखने जाओ तो ये जो पीरियड है crows का ब्रीडिंग सीजन होता है। The next month, which is approximately October end, तभी crows अपने nests बनाकर अपने बच्चों को पैदा करते हैं। तो ये जो crows की बेबीज आती है, उनको सही से खाना मिले, उनकी नस्ल बढ़ती रहे, crows की आबादी भी सही रहे, इसी भावना के पीछे ये एक साइंटिफिक चीज बनी गई थी कि उनको खाना खिलाया जाए। और स्पेशली शाक का खाना कैसे होता है, एक्सेसिव इन कैलोरीज, उसमें घी जाता है, अलग अलग प्रकार की सब्जियां बन जाती है, अलग अलग प्रकार के तले हुए खाने होते हैं। ये हाई कैलोरी फूड क्रो बेबीज के लिए या दूसरे जानवरों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है और साथ ही साथ एक्सेसिवली न्यूट्रिशियस भी होता है। आप पितृपक्ष में और कोई चीजें करो ना करो, ये कुछ रिचुअल जरूर जरूर फॉलो करिएगा। सबसे पहले जैसे मैंने कहा ये क्लेंजिंग पीरियड है, इसलिए पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज करिए जो आपको किसी भी नेगेटिव एनर्जी से दूर ले जाए। अफर्म करिए कि मैं किसी भी प्रकार के नेगेटिव एनर्जीज को मैं अपने माइंड और अपने बॉडी से निकाल रहा हूँ। किसी भी प्रकार की ड्रेनिंग एनर्जीज, पास्ट लाइफ मेमोरीज या पास्ट इवेंट से आप अपने कॉर्ड्स को कट कर रहे हो और आप एक नए फेज में एंटर कर रहे हो। I cut cords of any draining and negative energies from my life and I'm open to moving on to a new phase, to a new experience। ये अफर्म करिएगा कि आप अपने लाइफ में नए लोग, नए सिचुएशंस, नए इवेंट्स इनवाइट करोगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ ग्रो और प्रॉस्पर होगी। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, प्लीज डू फीड पुअर पीपल, प्लीज फीड द क्रोस, प्लीज फीड द एनिमल्स। उसके पीछे की भावना जो भी हो, आप किसी न किसी तरह से आजू बाजू के एनिमल्स को जरूर हेल्प करोगे। तीसरी बात है, अगर हो सके तो फास्ट, कुछ नहीं तो आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, आपकी एनर्जी लेवल्स बैलेंस हो जाएगी और अपने आप को बहुत रिफ्रेश्ड पाओगे। मुश्किल है, फिर कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा एक रिजीम, एक डाइट प्लान क्रिएट करके अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की घंटों को कुछ बढ़ा सकते हो। एक 5 आवर्स गैप देके 6, 7, 8 घंटे करके धीरे धीरे इंक्रीज करिए। You will see a tremendous shift in your energy levels and the way you feel about your body। चौथी बात है, अपने आप को क्लेंस करिएगा। जैसे मैंने पहले कहा that this phase is somewhere negative because सोलर प्लेसमेंट ही कुछ ऐसी होती है कि बहुत ही लो अमाउंट पे प्रोजेक्ट हमें मिलता है, नेगेटिव फीलिंग्स रहती है, चिड़चिड़ सी बनी रहती है, नेगेटिव इमोशंस बनी रहती है। हालांकि आजकल की हमारी लाइफस्टाइल है काफी स्ट्रेसफुल है और हमें थोड़ी आदत सी रहेगी इन सब चीजों के साथ जीने की। बट टेक सम टाइम आउट, क्लेंस योरसेल्फ, चेंज योर एनर्जीज। जैसे मैंने कहा, अफर्मेशंस यूज करिएगा, हो सके तो अपने आप को क्लेंस करिएगा। नमक के पानी से नहाइएगा, सॉल्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लेंसर। अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डालिएगा। जो 16 दिन होते हैं पितृपक्ष के, हर दिन आप अपने आप को सॉल्ट वाटर क्लेंजिंग कर सकते हो। फिजिकली भी आप अपने आप को एनर्जाइज पाओगे और एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्गली बनी रहती है। ऑल्सो ये जो 16 दिन होते हैं, इसमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की विधियां लोग करते हैं जिसकी वजह से एनर्जीज में भी, एक एटमॉस्फेरिक एनर्जी में कई प्रकार की नेगेटिविटी होती है। कई लोगों को एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है, एक प्रकार की एंजाइटी महसूस होती है एंड दैट इज अ लॉट बिकॉज इस टाइम में बहुत सारे लोग नेगेटिव एनर्जीज भी क्रिएट करते हैं, बहुत सारे नेगेटिव रिचुअल्स भी करते हैं। अगर आप एनर्जी सेंसिटिव हो तो आप इसमें क्रिस्टल्स का भी प्रयोग कर सकते हो। Do carry black tourmaline with you, do carry selenite with you। ये क्रिस्टल्स हमेशा आपको हर तरह की नेगेटिविटी से बचाए रखेंगे और आपकी ऑरा को एक प्रोटेक्शन फोर्स पे रखेंगे। हो सके तो वेयर अ क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। क्लियर क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है, स्फटिक जिसको कहते हैं, जो आपके ऑरा की एनर्जी को बैलेंस रखता है और किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज को आप तक नहीं पहुंचाते। आप देखोगे कि कोई भी पंडित या कोई भी जो स्पिरिचुअल लाइट वर्क करते हैं, वो हमेशा स्फटिक या क्लियर क्वार्ट्ज को पहनते हैं।
अगर आपके यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिचुअल्स इस पीरियड में माने जाते हैं या इस पीरियड में पाले जाते हैं तो प्लीज उनको हमें कमेंट से बताइए। लेट अस टुगेदर एक्सप्लोर द साइंस बिहाइंड इट। बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि प्रथाएं बन के रह जाती है लेकिन उनके पीछे की मीनिंग्स हम भूल जाते हैं। तो क्यों ना उन सब चीजों को खोजे एक नए तरह से और उसको एक नया मतलब देके उसके कंटेम्पररी वे में अपनाए। सो लेट अस लर्न टुगेदर। प्लीज do let us know in the comments what are the rituals that you follow, and sending you a lot of love and light. Looking forward to hearing from all of you. Thank you so much for watching the video.